अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकास नवाज़ और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और पीएमएस के एग्ज़ाम्स आपके आगे हैं, तो इसलिए फिर ये टॉपिक करना भी ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है जी इज़ 18th अमेंडमेंट आ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पाकिस्तान। तो ये टॉपिक जो है ये आपको फेडरेशन के हवाले से 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीकेशंस के हवाले से या ओवरऑल जो हमारी पूरी की पूरी स्टेट है उसका जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो किस तरीके से चेंज हुए, जो रूल्स ऑफ द गेम है वो कैसे चेंज हुए 18th अमेंडमेंट ने किए, उनके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो इससे पहले कि हम इसके ऊपर आगे बात करें फर्दर, थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री जो है उसको अंडरस्टैंड कर लें कि फेडरेशन जो है या ओवरऑल हमारा फेडरल स्ट्रक्चर वो हिस्टोरिकली किस तरीके से मूव हो रहा है। तो ये मैंने टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी ही ये कुछ हिस्ट्री को बना दिया है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो सबसे पहले जी अगर हम बात करते हैं 1935 जो है उसके एक्ट की, तो आपको पता है कि 1935 का जो एक्ट है वो आने वाली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसका बेड रॉक है, उसके ऊपर आके हमने बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं। तो आज हम बात करेंगे 1935 एक्ट को फेडरेशन के हवाले से देखेंगे। तो 1935 का एक्ट कहता है जी कि जो ये खिता है यहाँ पर फेडरेशन एज अ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो उसको लेके आया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बात करेंगे कि ये फेडरेशन होगी तो फेडरेशन का मतलब है कि यहाँ पर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होंगे, एक सेंट्रल लेवल पर और एक जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर। तो इसीलिए फिर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया। तो 1935 का जो आर्टिकल 99 और 100 है वो 3 तरह की लिस्टें हमें प्रोवाइड करते हैं। फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स थे जो एक्सक्लूसिव डोमेन है फेडरेशन की, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 है जो एक्सक्लूसिव डोमेन है प्रोविंसेस की, और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 है जो कि म्यूचुअल डोमेन है फेडरेशन और प्रोविंस की। और इसके अलावा 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस जो सपोर्ट करते हैं कि 1935 का जो एक्ट था वो एक फेडरल एक्ट था। उसमें पहली बात कि जो सूबे और वफाक है उनके दरमियान शेयरिंग ऑफ टैक्सेस भी होगी, विच इज़ अगेन एन एग्जाम्पल। और उसके साथ साथ आर्टिकल 135 उसके तहत एक काउंसिल कायम की गई, उसका नाम रखा गया इंट्रा प्रोविंशियल काउंसिल, जिसका मकसद क्या है कि वफाक और सूबों में अगर कोई इख्तलाफ आता है तो ये काउंसिल जो है ये एक्ट कर सके as a forum where both parties जो है वो can discuss and resolve their issues. Moving forward 1956, आपको पता है 47 से 56 तक हमारी जो पॉलिटी है it couldn't get the constitution, it couldn't constitute the constitution. So 1956 में जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने 1935 जो है उसको किसी हद तक मेंटेन रखा और हमारा कंट्री जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री कंट्री जो है वो करार दिया गया, ठीक है। लेकिन जो लेजिस्लेचर था आर्टिकल 43 कहता है कि वो यूनिकैमरल था। वो क्या था जी? यूनिकैमरल था। और उसके साथ साथ 300 सीट्स जो है वो रखी गई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इक्वल इनकी डिवीजन थी। ये बड़ा अहम है जी। आर्टिकल 106 इसने क्या किया, अगेन जो यहाँ पर 3 लिस्टें थी वो 3 लिस्टें 1956 ने भी मेंटेन रखी। फेडरल लिस्ट में 30, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में 19 और आपकी जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसके अंदर 93 एरियाज जो है वो यहाँ पर आ गए। अब देखने में ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है कि जो प्रोविंशियल लिस्ट है उसके अंदर 93 फ्रॉम 54 टू 93 का इंक्रीज हुआ है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मसला क्या है कि जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो आर्टिकल 109 के तहत फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने अपने पास रखनी। रेजिडुअल पावर एज यू नो कि वो पावर्स होती हैं जो मेंशन नहीं होती, जो कहीं पर नोटेड नहीं होती, तो उनका जो इख्तियार है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। और उसके बाद नंबर 2 फिस्कल फेडरलिज्म के हवाले से जो फाइनेंशियल शेयरिंग थी बिटवीन वफाक एंड प्रोविंसेस, उसमें एक इदारा कायम किया गया नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC, जो कि आज तक भी चलता है। लेकिन अगर उसका करैक्टर देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, वो नॉन बाइंडिंग थी। वो ओनली रिकमेंड कर सकता है, उसकी बाइंडिंग जो है वो किसी सूरत में भी माने या ना माने ये गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे 1962 का जो हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इससे पहले 1 यूनिट जो है वो बन चुका है। 1958 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट हो चुका है और जो हमारे पहले जो मिलिट्री टेक ओवर है सॉर्ट ऑफ वो हो चुका है और ये जो आइन बन रहा है ये एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल अयूब खान जो है ये उनके ज़ेरे साया या उनकी निगरानी में या उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सो एनीवेज बात करते हैं जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली जो फेडरेशन का वर्ड था आर्टिकल 1 में वो डिलीट कर दिया, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल कैरेक्टर जो है वो किसी हद तक मेंटेन रहा। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की कि इन्होंने अब तो बजाय एक असेंबली बनाने के इन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान उसके लिए पैरिटी की बुनियाद पर 2 अलग अलग जो है वो असेंबलियां बना दी, यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था और 156 सीट्स जो थी वो जनरल थी और 6 सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए मुख्तस थी। उसके बाद जी यहाँ पर हमारा लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है और अगर फेडरेशन के हवाले से बात करें तो थर्ड स्केड्यूल जो था थर्ड स्केड्यूल ऑफ 1962 इट प्रोवाइडेड द फेडरल लिस्ट विच इंक्लूडेड 43 जो सब्जेक्ट्स हैं एक्सक्लूसिवली डेल्ट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और इसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि जो रेजिडुअल पावर्स थी वो प्रोविंसेस को दे दी गई, प्रोविंसेस को। तो इट अपीयर्स कि ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि वफाक ने अपनी पावर्स को पहले से कम करके 43 की है और जो रेजिडुअल पावर्स है वो प्रोविंसेस को दी हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आर्टिकल 131 ये आर्टिकल 131 जो है ये अगेन हमें सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी की तरफ लेके जाता है जो कि फेडरेशन के एंटी है, फेडरेशन के अगेंस्ट है। इसको आप देखते हैं, इसमें ये था जी कि जो 4 बड़े मेजर एरियाज हैं नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इन 4 बड़े एरियाज के अंदर जो वफाकी हुकूमत है वो कवानीन बना सकती है क्या वेदर उसका इख्तियार है या नहीं है। तो ये चीज़ जो थी ये अगेन इट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरेशन। और उसके साथ साथ जो एनएफसी था, एनएफसी को इम्प्रूव किया गया, उसकी जो शराइत थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला हुआ और वो ये हुआ कि जो एनएफसी के मेंबर्स थे वो एट द स्वीट प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट थे, यानी कि प्रेसिडेंट जो है एक्सक्लूसिवली उन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो विच अगेन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरेशन, जहां पर म्यूचुअल कंसल्टेशन और प्रोविंसेस का जो इनपुट है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारा जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 1973 का। एज यू ऑल नो कि इसके अंदर हमारे पास फेडरेशन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से मौजूद था और है भी जी। हमारा प्रीएम्बल और आर्टिकल 1 दोनों कहते हैं कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल स्टेट। फिर बाय कैमरलिज्म, पहली दफा जो है वो बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया, विच इज अगेन जो फेडरेशन है उसके लिए स्ट्रेंथनिंग है, बिकॉज यहां पर एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेनेट। तो वो जो सेनेट होगा वो सूबों को वफाक के लेवल पर बराबरी की बुनियाद पर रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर एरिया, वो उनको क्या करेगा, नुमाइंदगी देगा। और पहली दफा ये हुआ कि एक 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम जो वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि एक फेडरल लेवल पर, एक प्रोविंशियल लेवल पर और एक जो है वो लोकल लेवल पर। और जो 4th स्केड्यूल था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइडेड फॉर बेसिकली 2 लिस्ट्स, वन इज फेडरल लिस्ट एंड द अदर इज कॉन्करेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट है उसको आगे ये एक बड़ी इंप्रेसिव चेंज है कि उसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, FL1 एंड FL2। FL1 में 59 सब्जेक्ट्स रखे गए और FL2 में 8 रखे गए और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 रखे गए। अब FL1 और 2 की डिवीजन क्यों की गई? ये इसलिए की गई कि जो FL2 के अंदर 8 एरियाज हैं, ये हैं तो बेसिकली वफाक का जो है वो एक्सक्लूसिव डोमेन है, जुरिस्डिक्शन है, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि हम जो FL2 है यहां पर जो सूबे हैं उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो रेजिडुअल पावर्स ऑलरेडी ही प्रोविंसेस के पास रखी है साइन में, और उसके साथ साथ जो FL2 के अंदर एरियाज थे उनको भी यहां पर क्या किया गया, अकोमोडेट किया गया।
उसके बाद जी बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको डेवलप किया गया, आर्टिकल 53-54 डील करते हैं। और ये जो FL2 के एरियाज हैं इनके अंदर अगर कोई मशवरा है, कोई भी इख्तलाफ है, कोई भी मसला मसाइल है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको बनाया गया। और NFC जो कि आप पीछे देखेंगे 56 में उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, 62 में उसको प्रेसिडेंट कर सकता है। और अब हम देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट जो है उसने इस सारे स्ट्रक्चर को किस तरह से आल्टर किया है ताकि हम ये कह सकें कि इन रियल सेंस जो 18th अमेंडमेंट है दैट प्रूव्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पाकिस्तान। तो अब हम बात करेंगे क्या 18th अमेंडमेंट वाकई ही पाकिस्तान के लिए एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। मेरी राय में ये बिल्कुल है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो बेसिक पावर स्ट्रक्चर है उसको आल्टर करती है। कैसे आल्टर करती है, आइए हम बात करते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर। सबसे पहले जी मैं बात करूंगा कि 18th अमेंडमेंट ने जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ओरिजिनल कंसेप्शन थी इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन और मोस्ट सूटेड है विद द पॉलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले जी जनरल मुशर्रफ ने जो 17th अमेंडमेंट की जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं 13th अमेंडमेंट को रिपील किया गया और 8th अमेंडमेंट को रिस्टोर किया गया जिससे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल पावर्स बढ़ गई थी, उसको इस जो अमेंडमेंट है उसने रिपील कर दिया। उसके बाद LF4 लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो 2002 जो जनरल मुशर्रफ ने दिया उसको यहाँ पर वाइड एंड इलीगल डिक्लेयर करा दिया गया। और आपको पता है हाईली फेमस इनफेमस 58(2)B जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास पूरी इख्तियारात थे कि वो किसी भी मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकता था और भेजा भी, उसको अबॉलिश कर दिया गया। और वहां से एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है द ऑफिस ऑफ PM प्राइम मिनिस्टर, उसको एम्पावर किया गया 58(1)A के थ्रू, जहां पर अब जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो वाकई ही सेरेमोनियल हो गई और उसको एक्ट करना था अब किसके ऊपर जी, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, विच वॉज अगेन स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और उसके बाद आपको पता है कि हमारा जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसमें जो बिल है वो पार्लियामेंट से होके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रीवियसली वो 14 डेज थे उसके पास कि वो साइन करे, उनको कम करके तो 10 दिन किया गया। उसके पहले जी जो मैटर ऑफ रेफरेंडम था उसको हल करना है, क्वेश्चन ऑफ रेफरेंडम को डिसाइड करना था प्रेसिडेंट ने, उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई भी इख्तियार नहीं है। तो अगर हम ये 7-8 पॉइंट देखते हैं तो हमें क्लैरिटी आती है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पार्लिमानी फॉर्म के अंदर जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो वहां पर जाता है और जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है वो किसी हद तक रिस्टोर होती हुई नजर आती है। उसके बाद जी 18th अमेंडमेंट का हम देखेंगे कि हमारे जो की इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा। 2 इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर हमने एग्जांपल लेनी है, एक तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 168। अब क्या किया गया, इन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो टेन्योर था इस अमेंडमेंट ने वो फिक्स कर दिया। और एक और बड़ा इशू था कि किस बुनियाद पर लगाया जाएगा जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा। तो अब जो तय किया गया वो ये था कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसकी बुनियाद पर ये पोस्टिंग जो है वो होगी। और दूसरा और सबसे अहम वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका पहले टर्म टेन्योर 3 साल था, उसको 5 साल कर दिया गया। और उससे पहले जो इनकी अपॉइंटमेंट थी वो प्रेसिडेंट का इख्तियार था। तो प्रेसिडेंट के इख्तियार का मतलब है कि अ सिंगल पर्सन विल डिसाइड कि कौन इलेक्शन कमीशन को चलाएगा और किस तरह से मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे, व्हिच वाज अगेन अ सीरियस रेमिफिकेशन फॉर द इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। इसको इन लोगों ने चेंज किया और उसकी जगह पर एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, एक कमेटी सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जहां पर क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों कंसल्टेशन करेंगे। कंसल्टेशन के बाद जो है वो 3 नाम जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाएंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी को चेयर करेगा आपका स्पीकर और 12 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी होगी। 6 लोग ऑपोजिशन से होंगे और 6 लोग जो है वो आपके ट्राइनी बेंचेस से होंगे।
तो प्रेसिडेंट के नॉमिनेट करने से और उसकी जगह पर ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आने से आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी है उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटी है, स्टेट है, वो एक स्टेप जो है वो डेफिनेटली आगे गई है। उसके बाद तीसरा बड़ा जो इम्प्लीकेशन हमारी स्टेट के लिए आया वो था जुडिशरी के हवाले से, जहां पर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थी वो अगेन इट वाज अ कंट्रोवर्शियल इशू, और कंट्रोवर्शियल इशू एज वेल एज एन इशू जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ जा रहा था, बिकॉज जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थी उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंट जो तरीकाकार था वो एज सच मौजूद नहीं था। तो 18th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 175A अमेंडेड आर्टिकल है, यहां पर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम था जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर गवर्नमेंट को नुमाइंदगी दी गई, अटॉर्नी जनरल को नुमाइंदगी दी, पाकिस्तान बार को नुमाइंदगी दी गई, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनको नुमाइंदगी दी गई। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल अपरेटस टू अपॉइंट द जजेस। और दूसरा मसला था कि चीफ जस्टिस जो है उनकी अपॉइंटमेंट किस असूल पर होगी। तो अब ये परमानेंट हल हो चुका है, बिकॉज जो सीनियरिटी की बेसिस है उसके ऊपर जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर आते हैं। और उसके बाद जी 18th अमेंडमेंट ने बड़ा लॉन्ग ड्यू एक मुतालबा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको इस्टेब्लिश कर दिया, और दूसरा जो हमारी फेडरल शरिया कोर्ट है उसके जो जजेस थे उनका ये एतराज़ था कि हमें जो ट्रीटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए अब आज पाकिस्तान में फेडरल शरिया कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए वही तरीकाकार है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव करने के लिए तरीकाकार होता है। और आखिर में सबसे अहम बात कि 18th अमेंडमेंट ने जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारे सेंटर प्रोविंस रिलेशंस हैं उनको किस तरीके से आल्टर किया है। तो इसके ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हैं जी, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये नोटिस करना है कि जो आपकी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, यानी कि जो वफाक का एक्सक्लूसिव एरिया है, उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आए। उसके अंदर जो मेजर चेंजिंग्स आई, 4 आइटम्स जो थी उनको FL1 से FL2 में ट्रांसफर किया गया। याद रहे कि मैं बात कर चुका हूं कि FL2 जो है उसके मुराद वो लिस्ट बन गई जो एरियाज तो वफाक के हैं लेकिन उसमें प्रोविंसेस को भी शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 4 आइटम्स जो थी उनको FL2 में और ऐड किया गया। दैट अगेन शोज कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है या प्रोविंसेस की जो से है कंसल्टेशन है वो बढ़ रही है। और 5 आइटम्स जो थी उनको FL1 से परमानेंटली डिलीट कर दिया गया। उसके बाद एवरीबडी नोज कि जी जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वहां पर हमारा जो वफाक का स्ट्रक्चर था वो ये था, कहने को तो वो सूबे और वफाक दोनों के एरियाज थे कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन एक्चुअली में जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि वफाक की से जो थी वो प्रोविंस के ऊपर क्या करती थी, प्रिवेल करती थी, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम सूबों को फेस करने पड़ते थे। तो इस कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया और वहां से जितने एरियाज थे उनमें से तकरीबन 44 सब्जेक्ट्स जो थे उनको सूबों को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जो रेजिडुअल पावर्स थी वो किसके पास आ गई, प्रोविंसेस के पास। उसके बाद जी जो सूबे थे उनका जो फेडरल गवर्नेंस है उसके अंदर रोल बढ़ाया गया। कैसे रोल बढ़ाया गया, अब देखेंगे हम आर्टिकल 157। आज के बाद यानी कि 18th अमेंडमेंट के बाद किसी भी वफाकी हुकूमत ने अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट करने किसी सूबे की ज़मीन पर तो वो सूबे की मर्जी और कंसल्टेशन के बगैर नहीं कर सकता। इसी तरह जो सदर हैं पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास आपको पता है एमरजेंसी पावर्स हैं। तो पहले क्या था, वो एमरजेंसी पावर जो थी वो वन वे थी, यानी कि वो अपनी मर्जी से डिक्टेट कर सकते थे प्रोविंस को। अब क्या होगा, अगर आपको किसी सूबे के अंदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है या किसी किस्म का और कोई एमरजेंसी मेजर लेना है तो उस सूबे की जो असेंबली है, उस सूबे की जो आवाज़ है उसको साथ साथ कॉन्सेंट बेस्ड आपको लेके चलना पड़ेगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा फिस्कल फेडरलिज्म की, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई। सबसे पहले जो NFC है, पहले ये था सिर्फ नेशनल असेंबली को रिस्पॉन्सिबल, अब ये सेनेट को भी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद NFC को रिफॉर्म इन अ वे किया गया
कि जो एक दफा किसी सूबे का शेयर सेटल हो जाएगा, अगले एनएफसी में उससे कम शेयर या वो नहीं रख सकते आप या उसके बराबर रखेंगे या उससे आपने ज्यादा शेयर रखने हैं, विच इज ऑफ कोर्स अ मैसिव स्टेप, मैसिव एक endeavor towards the fiscal autonomy, fiscal federalism या fiscal autonomy of the provinces। तो ये स्टूडेंट्स जितनी भी हमने अभी तक बात की है, हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं और वो ये है कि वाकई 18th अमेंडमेंट ने पाकिस्तान की जो रियासत है उसके अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जो हाइपर एक्सटेंसिव रोल था एग्जेक्टिव का या प्रेसिडेंट का, उसको कंट्रोल किया। एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर रीस्टोर की, 58(2)B को अबॉलिश किया और उसके अलावा जो हमारे की इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर की बजाय एक प्रोसीजर और एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटिस जो है उसको लेके आए। थैंक यू सो मच, आई होप कि इट हेल्प्स। थैंक यू जी, थैंक यू।